बटन दबाइए। खाली एक मेरी रिक्वेस्ट है, एक मेरा आह्वान है आप लोगों से, गफलत में नहीं रह जाना है। 100% वोटिंग तो नहीं पॉसिबल होगा, पर हमारे नागपुर नगरी में सबको वोट तक ले जाइए, वोट करिए भाइयों बोलना। और यदि वोटिंग हुए, नया रिकॉर्ड बनेगा। नितिन जी गडकरी के समय में 2,86,000 की ये 6 सीटों का टोटल जीत हुई थी, उसको 5 लाख की लीड पर ले जाना है। ये 6 आमदारों की लीड कम से कम 5 लाख हो, इसलिए पूरा वोटिंग पूरी ताकत से आप कराओ। इसी आह्वान के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और आने वाली जीत के लिए नागपुर की जनता को, इन आमदारों के साथ में आप सबको भी बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। रिपब्लिकन पार्टी की नेता सुश्री सुलेखाताई से निवेदन है कि वे आए और अपना मनोगत 5 मिनट में व्यक्त करें। सुलेखाताई। मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूं, पुलिस से, आप वहां पर वीवीआईपी वालों को रोको नहीं, वो वहां पर जो आप ब्लॉक के ऊपर रोके आने दीजिए सबको। पुलिस से निवेदन है कि छोड़ दें उनको, सारे लोगों को आने दें। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शांति से आएंगे और सीधे मंच की दाहिनी ओर वो सारे कार्यकर्ता हैं, दाहिनी ओर का ब्लॉक खाली है, सारे कार्यकर्ता हैं। सुश्री सुलेखाताई। राजश्री शाहू महाराज, क्रांतीवीर महात्मा ज्योतिबा फुले, क्रांती ज्योती सावित्रीबाई फुले, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचाराला सर्वप्रथम मी अभिवादन करते आहे। भारतीय जनता पार्टीचे राष्ट्रीय नेते व या देशाचे पंतप्रधान माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांच्या सभेला उपस्थित असलेले, मंचावर उपस्थित असलेले सर्व मान्यवर आणि या कार्यक्रमाला आवर्जून उपस्थित विधानसभेच्या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले भारतीय जनता पक्ष, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, गोंडवाना पार्टी याचे संयुक्त उमेदवार, या विभागाचे माझे मोठे बंधू आणि माझे मार्गदर्शक माननीय नितीन भाऊ गडकरीजी, भारतीय जनता पक्षाचे प्रदेश अध्यक्ष माननीय देवेंद्र भाऊ फडणवीस, आताच ज्यांनी आपल्या समोर मार्गदर्शन केलं ते ज्येष्ठ नेते माननीय बनवारीलाल पुरोहित साहेब, या ठिकाणी उपस्थित असलेले दत्ताभाऊ मेघे, माननीय आमदार सोले साहेब, माननीय आमदार चंद्रशेखरजी बावनकुळे, माननीय आमदार सुधीर पारवेजी, माननीय आमदार विकास कुंभारेजी, माननीय आमदार खोपडेजी, त्याचप्रमाणे या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरलेले तरुण कार्यकर्ता व नेता माननीय समीर मेघेजी, माननीय आशिष देशमुख, त्याचप्रमाणे मंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर बांधवांनो, भगिनींनो, कदाचित तुम्हाला आश्चर्य वाटत असेल की सुलेखाताई भारतीय जनता पक्षाच्या स्टेजवरून आज कशी काय उपस्थित झालेली आहे आणि भाषण देत आहे। बांधवांनो, खरं म्हटलं की अनेक वर्षापासून परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना मानणारा जो समाज होता, तो रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या माध्यमातून गेल्या 30-40 वर्षापासून काँग्रेस सोबत युती करून त्यांच्या खांद्याला खांदा लावून सामाजिक बांधिलकीतून राजकीय चळवळीमध्ये उतरलेला होता। पण आज जर आपण चित्र बघितलं तर आपल्याला लक्षात येईल की काँग्रेस सोबत युती करत असताना रिपब्लिकन पक्षाच्या उमेदवारांना जागा तर सोडायची, पण पद्धतशीरपणे त्यांना निवडून येऊ द्यायचं नाही, अशा पद्धतीचं षडयंत्र काँग्रेसचा होता। आणि म्हणून आजही
एकही रिपब्लिकन पक्षाचा खासदार लोकप्रतिनिधीमधून लोकांतून निवडून गेलेला आपल्याला दिसणार नाही. खऱ्या अर्थाने रिपब्लिकन पक्षाचे गटातटासाठी जर कोणी जबाबदार असेल ते फक्त काँग्रेस पक्ष आहे. आणि अशा पद्धतीने या रिपब्लिकन पक्षाला संपवण्याचं काम काँग्रेस व राष्ट्रवादी पक्षांनी केला. आणि म्हणून आता आम्ही असा निर्णय घेतला की राजकारण ज्याला इंग्रजी म्हणतात की इट इज अ गेम ऑफ एन ऑपॉर्च्युनिटी, जशी संधी येते त्या पद्धतीने राजकीय भूमिका घेतली पाहिजे. मी गेल्या वर्षभरापासून माननीय नरेंद्रभाई मोदी यांचं भाषण ऐकत आहे आणि टीव्हीच्या माध्यमातून त्यांनी जे जे मार्गदर्शन केलं त्या मार्गदर्शनाचं जर समीक्षा आपण बघितली तर नेहमी मला असं वाटतं की नरेंद्रभाई मोदी हे फक्त विकास आणि विकास या संदर्भामध्ये त्यांचा संकल्प आहे. गेल्या काही दिवसापूर्वी अमेरिकेमध्ये भाषण देत असताना नरेंद्रभाई मोदींनी जेव्हा म्हटलं की अमेरिकेमध्ये असणारे भारतीय यांनी भारतामध्ये असणाऱ्या भारतीयांना हातात हात घेऊन जर या देशाला पुढे न्यायचं असेल तर 125 कोटी जनतेला पुढे न्यायचा संकल्प त्या ठिकाणी त्यांनी केला. एकीकडे जेव्हा 125 कोटीची भाषा जर नरेंद्रभाई मोदी बोलत असतील त्या 125 कोटीमध्ये कुठे आली जात, कुठे आला धर्म, कुठे आले मुद्दे? फक्त विकास आणि विकासाचा मुद्दा आणि त्याच्याशिवाय दुसरं काहीच नाही. आणि 125 कोटीमध्ये दलित, शोषित, पीडित, मागासवर्गीय यांचा सुद्धा समाविष्ट आहे. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपण अनेक वर्ष अनेकांना संधी दिली, पण यावेळेस नरेंद्रभाई मोदी यांच्या नेतृत्वामध्ये केंद्रामध्ये बहुमताचं सरकार आलं आणि येणाऱ्या दिवसामध्ये आपण बघितलेलं आहे की नरेंद्रभाई मोदी ज्या पद्धतीने सार्क देशातील सर्व सदस्यांना एकत्रित केलं त्यापेक्षा जास्त जपान सारख्या बौद्ध राष्ट्रामध्ये, चीन सारख्या बौद्ध राष्ट्रामध्ये जाऊन तथागत गौतम बुद्धाच्या विहारामध्ये जाऊन राहिलेत आणि तथागत गौतम बुद्धाच्या मूर्तीसमोर नमन करून राहिलेत ते नरेंद्रभाई मोदी मी बघितलेलं आहे. आणि म्हणून या ठिकाणी मला असं वाटतं, काल परवाच्या भाषणामध्ये नरेंद्र मोदी गोंदियामध्ये बोलत असताना असं बोललेत, नक्षलवाद्यांना आव्हान करत असताना त्यांनी म्हटलं की तुम्ही आपल्या खांद्यावरच्या बंदुका खाली ठेवा आणि हा जो भारत भूमी आहे, जी महात्मा गांधीची भारत भूमी आहे, जी बुद्धाची भारत भूमी आहे, याला तुम्ही नमन करा. तर मला असं वाटते की जे परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना अभिप्रेत होतं की या देशाला मी बौद्धमय करीन. बौद्धमयचा अर्थ असा नव्हे की प्रत्येकाने बुद्ध धम्म स्वीकारला पाहिजे. तथागताचा बौद्ध धम्म एक तत्वज्ञान आहे आणि त्या तत्वज्ञानावर चालणारा जो जो व्यक्ती असेल तो बुद्ध होऊ शकतो, असा व्यापक विचार घेऊन नरेंद्रभाई मोदी निघत आहेत. आणि म्हणून आम्ही हे ठरवलेलं आहे की यावेळेस ज्या पद्धतीने लोकसभेमध्ये बहुमतांचं नेतृत्व नरेंद्रभाई मोदींना मिळालेलं आहे त्याचप्रमाणे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना मानणारा समाज हा खांद्याला खांद्या लावून भारतीय जनता पक्षासोबत या निवडणुकीच्या रिंगणात उतरणार आणि या महाराष्ट्रामध्ये सुद्धा बहुमतचं सरकार त्यांना देणार. या विदर्भाच्या सर्वांगीण विकासाकरिता मी पत्र परिषद घेत असताना सांगितलं की भारतीय जनता पक्ष हे वेगळ्या विदर्भ राज्याच्या बाजूनी आहे. एकीकडे शिवसेनेचे काल उद्धव ठाकरे इथे येऊन गेले आणि उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री करतो असं म्हणतात, पण विदर्भ राज्याच्या विरोधात आहेत. आणि म्हणून बांधवांनो, फक्त विदर्भ राज्य जर कोणी आपल्याला देऊ शकत असेल तर ते सकारात्मक भूमिका असणारा भारतीय जनता पक्ष देऊ शकतो. आणि विदर्भाचा सर्वांगीण विकास करायचा असेल तर फक्त आणि फक्त भारतीय जनता पक्ष हे करू शकतो. या विश्वासाने मी बहुजन रिपब्लिकन एकता मंचचं समर्थन बीजेपीला दिलेलं आहे. फक्त समर्थन देऊन चालणार नाही, तर मी जबाबदारी स्वीकारलेली आहे. आणि ज्या काँग्रेसने आमच्यासोबत विश्वासघात केला, ज्या काँग्रेसने म्हटलं
की सुलेखाताई तुम्हाला सन्मानपूर्वक आम्ही राजकारणामध्ये भागीदारी देऊ असं म्हणणारा काँग्रेस पक्ष एकही जागा जर सुलेखाताईसाठी सोडत नसेल तो सुलेखाताई सोबत केलेला विश्वासघात आहे. तो फक्त सुलेखाताई सोबत नाही तर आंबेडकरी जनतेसोबत केलेला विश्वासघात आहे. म्हणून मला तमाम आंबेडकरी जनतेला एकच नम्र विनंती करायची आहे की तुम्ही अनेकांना बघितलेलं आहे, एकदा भारतीय जनता पक्षाला पण आपण संधी दिली पाहिजे. आपण भारतीय जनता पक्षाला बघण्याचा दृष्टिकोन बदलला पाहिजे. आपण भारतीय जनता पक्षाचा प्रचार आणि प्रसार एक जातीवादी पक्ष म्हणून केला जातो, पण जर आपण एक जातीवादी पक्ष म्हणून त्यांना बघत असणार तर आपल्याला सुद्धा आपला दृष्टिकोन बदलावा लागेल. एखाद्याला आपण जातीवादी म्हणतो याचा अर्थ आपण किती जातीवादी झालेले आहात याचं आत्मपरीक्षण आपल्याला करावं लागेल. आपण परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेबांना मानणारी जनता आहे. बाबासाहेबांनी या देशाला संविधान दिलेलं आहे. या संविधानमध्ये प्रत्येकांना मताचा अधिकार दिला असेल. मग त्या झोपडीमध्ये राहणाऱ्या फाटल्या कपड्यामध्ये राहणारी माझी आजीबाई असेल की या देशाचा तो अंबानी असेल, त्याला सुद्धा मताचा अधिकार दिलेला आहे. एवढा मोठा अधिकार परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेला आहे. म्हणून या ठिकाणी आम्ही कटिबद्ध आहोत, आम्ही संकल्प केलेले आहोत. आंबेडकरी जनतेला मी आवाहन करत आहे की ज्या ज्या ठिकाणी आमदाराचे उमेदवार उभे आहेत, भगवा झेंड्यासोबत निळा झेंडा सुद्धा तुम्ही लावा आणि एकदा तुम्ही दाखवून द्या. तुम्ही स्वतः एकटे काँग्रेसचं दफन करू शकत नाही. तुम्ही जोपर्यंत भारतीय जनता पक्षाला खांद्याला खांदा लावून या जातीवादी काँग्रेसला दफन करणार नाही तोपर्यंत तुमची स्वाभिमानाची लढाई पुढे होऊ शकत नाही बांधवांनो. आणि म्हणून या ठिकाणी तुम्हाला परत एकदा विनंती करते की भारतीय जनता पक्षाच्या कमळ या चिन्हावर सर्व आमदारांना मतदान करून एकमुखी सत्ता भारतीय जनता पक्षाला द्यावं एवढीच या ठिकाणी आपल्याला आवाहन करून आपले 2 शब्द समाप्त करते. जय भीम, जय बुद्ध, जय भारत. यानंतर रिपब्लिकन पक्ष आठवले गटाचे नेते खासदार रामदासजी आठवले यांना मी विनंती करतो की त्यांनी आपलं मार्गदर्शन उद्बोधन प्रारंभ करावं. जोरदार टाळ्या आपण वाजवाव्या. खासदार रामदासजी आठवले. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि भारतरत्न डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांना विनम्र अभिवादन करू. उपस्थित बंधु आणि भगिनीनो, मैं नागपुर में आया हूं आप सभी लोगों को जगाने के लिए. मैं नागपुर में आया हूं आप सभी लोगों को जगाने के लिए और मैं मुंबई जा रहा हूं कांग्रेस राष्ट्रवादी को मंत्रालय से भगाने के लिए. मैं यहां आया हूं बीजेपी और आरपीआई की युति आगे चलाने के लिए. मैं यहां आया हूं बीजेपी और आरपीआई की युति आगे चलाने के लिए और हम आगे जा रहे हैं हमारे दुश्मनों को मिट्टी में मिलाने के लिए. उपस्थित बंधू आणि भगिनीनो, बाबासाहेब आंबेडकरांचा निळा झेंडा घेऊन भारतीय जनता पार्टी सोबत कॉमन मिनिमम प्रोग्रामवर एवढंच नव्हे तर ज्या काँग्रेसनी भ्रष्टाचार वाढवला, महागाई वाढवली, त्या काँग्रेसला धडा शिकवण्यासाठी, त्या काँग्रेसचा वाढलेला माज जिरवण्यासाठी रिपब्लिकन पक्षी भीमशक्ती ही देवेंद्र फडणवीसजी आपल्या सोबत आलेली आहे. नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाला कुणी किती बदनाम करो, परंतु नरेंद्र मोदी शांतीची भूमिका मांडतायत. नरेंद्र मोदी बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेतला भारत उभा करण्याची भूमिका मांडतायत. नरेंद्र मोदी विकासाची भूमिका मांडतायत. नरेंद्र मोदी सर्व धर्म समभावाची भूमिका मांडतायत. आणि त्यामुळे जरी भाजपला हे काँग्रेसवाले राष्ट्रवादीवाले किती बदनाम करण्याचा प्रयत्न करत असतील, पण मी तुम्हाला सांगतो की मी तुमच्या पाठीमागे ताकदीने उभा आहे.
बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न साकार करण्यासाठी, दलितांना आर्थिक आणि सामाजिक न्याय मिळवण्यासाठी, आम्हाला काहीतरी व्यक्तिगत मिळालं पाहिजे यासाठी नव्हे. आम्हाला अनेक लोक बदनाम करतात की हे सत्तेच्या मागे लागलेले आहेत. अरे आम्ही सत्तेच्या मागे लागलो नाही, काँग्रेसवाले सत्तेच्या मागे लागलेले आहेत, राष्ट्रवादीवाले सत्तेच्या मागे लागलेले आहेत. 15 वर्षामध्ये तुम्ही वाट लावली त्या महाराष्ट्राची. या विदर्भाकडे लक्ष दिलं नाही. 1 मे 1960 ला फार मोठ्या विश्वासानं विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात आला. मध्य भारतामध्ये असणारा हाच विदर्भ, नागपूर राजधानी असणारा हा मध्य भारत, मराठी भाषिक जिल्हे म्हणून हे सगळे जिल्हे संयुक्त महाराष्ट्रात आले. पण अजून घोशीखुर्दचा जो प्रोजेक्ट आहे तो तुम्ही पूर्ण करू शकला नाही. या विदर्भातली जमीन फार चांगली, या विदर्भातली माणसं फार चांगली, पण विदर्भाला न्याय देणारं सरकार फार वाईट. यांनी तुमचा बॅकलॉग पूर्ण केला नाही, यांनी विदर्भाकडे लक्ष दिलं नाही. बुटीबोरीमध्ये आशिया खंडातला सर्वात मोठा प्रोजेक्ट आम्ही आणणार अशा पद्धतीची घोषणा 20-22 वर्षापूर्वी केली. परंतु मूठभर उद्योग सोडले तर त्या बुटीबोरीमध्ये मोठे उद्योग आले नाहीत. या विदर्भामध्ये पॉवरचे प्रोजेक्ट तेवढे आले नाहीत. सहकार क्षेत्र डेव्हलप करण्यासाठी जी मदत करायला पाहिजे होती ती करण्यात आली नाही. इरिगेशन वाढलं नसल्यामुळं विदर्भाचं मोठं नुकसान झालं. आणि म्हणून फडणवीसजी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीसाठी आपल्या खांद्याला खांदा लावून आम्ही लढण्यासाठी तयार आहोत. आपला एक मित्र होता, त्यांचा विरोध होता, ते आपल्या सोबत नाहीत. आता आपण दोघे जण आहोत. मोदी साहेबांना सांगूया की 2-3 वर्षामध्ये जोपर्यंत आता आपलं सरकार 10-15 वर्ष नरेंद्र मोदी जात नाहीत. का जात नाहीत? कारण ते येत नाहीत म्हणून हे जात नाहीत. यांच्यामध्ये येण्याची ताकद नाही आणि आम्ही जाणार नाही. लवकर आम्ही सत्तेवरून जाणार नाही. या देशाचा विकास करायचा आहे, रस्त्यांचा विकास करायचा आहे, गावागावांचा विकास करायचा आहे. इथला शेतकरी असेल, शेतमजूर असेल, दलित असेल, आदिवासी असेल, भटका विमुक्त असेल, ओबीसी असेल, मराठा असेल, ब्राह्मण असेल, कुणी असेल. मी पार्लमेंटमध्ये मागणी केली होती की मराठा समाजाला ज्याप्रमाणे ओबीसीला आरक्षण मिळतंय त्या प्रमाणामध्ये मराठा आणि ब्राह्मणांना सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे. उच्चवर्णीयांमधले जे समाज आहे त्या समाजामध्ये आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले जी कुटुंब आहेत त्या कुटुंबांना सुद्धा आरक्षण मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे. दलितांना ज्याप्रमाणे आरक्षण मिळतंय, आदिवासींना ज्याप्रमाणे आरक्षण मिळतंय, ओबीसींना ज्याप्रमाणे आरक्षण मिळतंय त्या प्रमाणामध्ये सर्व समाजामधल्या तरुणांना शिक्षणामध्ये आणि नोकऱ्यामध्ये त्यांना आरक्षण मिळालं पाहिजे अशा पद्धतीची आमची मागणी आहे. आणि आपण सर्वांनी ताकदीनं नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागे उभं राहायचं आहे, नितीन गडकरींच्या पाठीमागे उभं राहायचं आहे. आता सुलेखाताई कुंभारे सुद्धा आता आमच्या सोबत आलेले आहेत. दत्ता भाऊ तुम्ही सुद्धा आता आमच्या सोबत आलेले आहात. अरे मोदीजी मागून येणार आहेत, चिंता करू नका. तिकडनं येणार नाही आहेत, ते मागून येणार आहेत. कोणीतरी तिकडे पाहताय तुम्ही इकडे पाहताय, बसा आपल्या जागी. ते मागून येतात, निघाल्यात, आपापल्या जागी बसा, काळजी करू नका. ते पहिले तुम्हालाच दिसतील. आणि म्हणून मी आपल्याला सांगत होतो की सर्व समाजाला न्याय देण्यासाठी केंद्रामध्ये आता 103-4 महिने होत आले. नरेंद्र मोदी पंतप्रधान झाल्यानंतर ते गेले जपानमध्ये, नेपाळमध्ये, चायनाचे अध्यक्ष गुजरातमध्ये, दिल्लीमध्ये आले. आणि गौतम बुद्धांचा विचार किती श्रेष्ठ आहे. गौतम बुद्धांचा शांततेचा विचारच खऱ्या अर्थानं विकास करण्यासाठी ताकद देऊ शकतो अशा पद्धतीची भूमिका नरेंद्र मोदी यांनी मांडली. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या बद्दल आदर व्यक्त केला. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेतला भारत उभा करण्यासाठीच मी सत्तेवर आलेलो आहे ही भूमिका बंधू आणि भगिनींनो त्यांनी मांडली. आणि हे काँग्रेसवाले सारखा प्रचार करतायत की बीजेपी सत्तेवर आली तर ते बाबासाहेबांचं संविधान बदलून टाकेल. पण मी तुम्हाला सांगतो की काँग्रेस सत्तेवर असताना 103 अमेंडमेंट झाल्या. मी 12 वर्ष मी लोकसभेत होतो. त्यामुळे बाबासाहेब आंबेडकरांनी जो कायदा
हा बदलण्याची आवश्यकता आहे. बाबासाहेबांनी घटनेतच तरतूद केलेली आहे की जो कायदा बदलण्याची आवश्यकता आहे, त्याच्यामध्ये अमेंडमेंट करण्याची आवश्यकता आहे, तो अधिकार लोकसभेला आणि राज्यसभेला घटनेमध्येच दिलेला आहे. त्यामुळं वेळोवेळेला अमेंडमेंट झाल्या. आणि आता हे काँग्रेसवाले म्हणतायत की बीजेपी सत्तेवर आली तर ते घटना बदलून टाकतील. अटल बिहारी 6 वर्ष प्राईम मिनिस्टर होते. बीजेपीच्या नेतृत्वाखाली एनडीएचं सरकार होतं. त्यावेळेला घटनेमध्ये कसलाही बदल केला नाही. आणि आज मला बीजेपीच्या नेत्यांनी सांगितलेलं आहे की बाबासाहेब आंबेडकरांच्या घटनेला आम्ही अजिबात त्याचं जे मूळ जे प्रियांबल आहे त्याला अजिबात आम्ही हात लावणार नाही. घटनेबद्दल आम्हाला प्रचंड आदर आहे. बाबासाहेबांच्या बद्दल आम्हाला प्रचंड आदर आहे. अशा पद्धतीची भूमिका बीजेपीची आहे. आणि त्यामुळं बीजेपीला सातत्यानं बदनाम करण्याचं जे कट कारस्थान आहे, हे कट कारस्थान उद्याच्या 15 तारखेला आपण सर्वांनी उधळून लावायचं आहे. या महाराष्ट्रामध्ये बीजेपीचा मुख्यमंत्री करायचा आहे. ज्याप्रमाणे केंद्रामध्ये नरेंद्र मोदींचं सरकार आहे. जर तुम्हाला विदर्भाचा विकास करायचा असेल, जर तुम्हाला स्वतंत्र विदर्भ राज्य करायचं असेल, काँग्रेसच्या काळामध्ये अनेक वेळेला मागण्या झाल्या, परंतु आता आपल्याला माहित आहे की अटलजी प्राईम मिनिस्टर असताना उत्तराखंड, झारखंड आणि छत्तीसगड अशा पद्धतीची 3 राज्ये त्यांच्या काळामध्ये करण्यात आली. आम्ही प्रयत्न करू. नरेंद्र मोदीजींना आम्ही सांगू, नितीन गडकरी हे विदर्भाच्या बाजूचे आहेत, देवेंद्र फडणवीस विदर्भाच्या बाजूचे आहेत, हे सगळे नेते पुरोहित आणि सगळे नेते हे विदर्भाच्या बाजूचे आहेत, दत्ताभाऊ विदर्भाच्या बाजूचे आहेत. तुम्ही तर आहातच आहात, पण मी विदर्भाच्या बाहेर असूनही मी तुमच्या बाजूचा आहे. मी पश्चिम महाराष्ट्रामधला आहे. तुमचा पश्चिम महाराष्ट्रात फार राग आहे, पण तो राग माझ्यावर काढू नका. तो राग त्यांच्यावर काढा, शरद पवारांवरती काढा, अजितदादांवरती काढा, त्या लोकांवरती काढा. पण मी तुम्हाला माहिती आहे की तुमच्यावर अन्याय झालेला आहे. तुमच्यावर अन्याय झालेला आहे. आणि तुमच्यावर झालेला अन्याय दूर करायचा असेल तर मी तुम्हाला सांगतो की या ठिकाणी आम्ही आपल्या सोबत आहोत. विदर्भाच्या जनतेच्या भावनांच्या सोबत आम्ही आहोत. रिपब्लिकन पक्षाने सुरुवातीपासून छोट्या छोट्या राज्यांना पाठिंबा दिलेला आहे. आणि आता बरेचसे नेते बीजेपीवर टीका करू लागलेले आहेत, नरेंद्र मोदींवरती टीका करू लागलेले आहेत. ते का महाराष्ट्रामध्ये येऊ लागलेले आहेत. अरे महाराष्ट्रामध्ये यायचं नाही तर आणि कुठं जायचं. महाराष्ट्र हा भारतातलं एक राज्य आहे. निवडणुका आलेल्या आहेत आणि भाजपचे ते नेते आहेत, देशाचे प्रधानमंत्री आहेत. त्यामुळे त्यांच्या सभांना मिळणारा प्रचंड प्रतिसाद बघून अनेक लोकांच्या पोटामध्ये दुखू लागलेला आहे. आणि मी तुम्हाला सांगतो की सगळी भीमशक्ती ही जी आहे बीजेपीच्या पाठीमागं आहे, नरेंद्र मोदींच्या पाठीमागं आहे, नितीन गडकरींच्या पाठीमागं आहे. भीमशक्ती कुठे गेलेली नाही. शिवसेनेसोबत भीमशक्ती गेलेली नाही. एखादा माणूस गेला असेल, त्या माणसाला फोडला असेल, पण सगळी भीमशक्ती जी आहे ही भीमशक्ती ही आमच्या सोबत आहे, आरपीआय सोबत आहे, आमच्या सोबत आहे. आणि एक नेता माझ्यावर सारखा टीका करू लागलेला आहे. दररोज माझ्यावर टीका करतोय. मध्यंतरी उद्धवजी म्हणाले की आठवले जर आमच्या सोबत आले तर त्यांना आम्ही डेप्युटी सीएम करू. तर त्या नेत्याचं म्हणणं आहे की आठवले ना डेप्युटी सीएम करण्याचं ऐकल्यानंतर मला हसायला आलं. आवाज येत. तर त्या नेत्याचं म्हणणं असं आहे की त्यांना हसायला आलं. परंतु मी ज्या वेळेला हे ऐकलं की हा नेता म्हणतोय की सगळा महाराष्ट्र मला द्या, मी महाराष्ट्राचं सोनं करून टाकतो. काय सोनं करणारा? नाशिकचा कोळसा करून टाकला, हा काय सोनं करणार? आणि ज्या वेळेला मी ऐकलं की हा नेता म्हणतोय की मला मुख्यमंत्री व्हायचा आहे, तर मुख्यमंत्री व्हायचा हे ऐकल्याबरोबर मला रडायला आलं. कारण मला वाटलं की हा सगळी महाराष्ट्राची वाट लावून टाकेल, जाळून टाकेल. सगळा महाराष्ट्र विझवण्याचं काम देवेंद्रजी आपल्याला करावं लागेल. त्यामुळं अशा कोणाच्या हातामध्ये महाराष्ट्र देऊन चालणार नाही. हा महाराष्ट्र भाजप आणि आरपीआयच्या हातामध्ये तुम्हाला द्यायचा आहे. हा महाराष्ट्र जर तुम्हाला खऱ्या अर्थाने इतिहास घडवायचा आहे, हा इतिहास घडवण्यासाठी या महाराष्ट्राची 15 वर्षाची जी काँग्रेस राष्ट्रवादीची अत्यंत गलिच्छ अशा पद्धतीची जी सत्ता आहे, भ्रष्टाचारानं बरबटलेली सत्ता,
महागाईनं उद्ध्वस्त होणारा सगळा महाराष्ट्र, या महाराष्ट्राला वाचवण्याची जबाबदारी आता तुमच्यावर आलेली आहे. फार मोठी ताकद आहे तुमच्या एका एका मतामध्ये. बाबासाहेबांनी सांगितलं होतं की 1 मॅन 1 व्होट 1 व्हॅल्यू. प्रत्येकाच्या मताला तीच किंमत आहे. एका माणसाच्या मताला, तो छोटा असो की मोठा असो, प्रत्येकाच्या मताला तीच किंमत आहे. आणि त्यामुळं तुमचं एक मत सुद्धा सत्ता परिवर्तन करू शकतं. आणि म्हणून आता काँग्रेसच्या राष्ट्रवादीच्या भूलतापांना बळी पडू नका. त्यांना सबक शिकवण्यासाठी, या महाराष्ट्राच्या भल्यासाठी तुम्हा सर्वांना यावेळेला भाजप, आरपीआय आणि मित्र पक्षांच्या महायुतीला मोठ्या प्रमाणामध्ये सहकार्य करायचं आहे. एक मित्र आमच्यासोबत राहिले नाहीत. शिवसेनेने आमच्यासोबत राहायला पाहिजे होतं, पण शिवसेना आमच्यासोबत राहिली नाही. पण आम्हाला पूर्णपणे खात्री आहे की भाजप आणि आरपीआय या दोघांना आणि आमच्या मित्र पक्षांनाच कमीत कमी 150 ते 151 जागा मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. आणि विदर्भामध्ये ज्या 62 जागा आहेत, त्या 62 जागांमधल्या 40 ते 45 जागा आपल्याला मिळाल्याशिवाय राहणार नाहीत. कारण लोकसभेमध्ये आपले 10 खासदार निवडून आलेले आहेत. विदर्भातले सगळेच्या सगळे खासदार भाजप आणि आपल्या मित्र पक्षाचे निवडून आलेले आहेत. आणि म्हणून मी या ठिकाणी आपल्याला एवढं सांगतो की आम्ही सर्वजण प्रत्येक गरीब माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, झोपडपट्टीतल्या माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, रिक्षा चालवणाऱ्या माणसाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, कर्मचाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, व्यापाऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी, शेतकऱ्यांना, ओबीसीना, गोवारी समाजाला, बौद्ध समाजाला, मातंग समाजाला, भटक्या विमुक्तांना, सर्व समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी भाजप आरपीआयची युती ही आता मैदानात उतरलेली आहे. आणि नरेंद्र मोदींच्या नेतृत्वाखाली एक जबरदस्त अशा पद्धतीचा एक आवाज, एक बुलंद अशा पद्धतीचा आवाज, नरेंद्र मोदींचा बुलंद अशा पद्धतीचा आवाज देशभर घुमतो आहे. आणि त्यांच्या नेतृत्वाखाली आपल्याला एक जबरदस्त अशा पद्धतीचं काम करायचं आहे. जर केंद्रामध्ये आपलं सरकार आहे, या महाराष्ट्रात आपलं सरकार आलं, तर नागपूरच्या विकासासाठी, विदर्भाच्या विकासासाठी मोठ्या प्रमाणामध्ये पॅकेज मिळवण्याचा आम्ही प्रयत्न करू. जे जे प्रलंबित असणारे प्रोजेक्ट आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी नरेंद्र मोदीजींशी चर्चा करून आम्ही मॅक्झिमम अशा पद्धतीचा फंड या नागपूर आणि विदर्भामध्ये आणण्याचा प्रयत्न करू. आणि आपल्याला अशा पद्धतीने या विदर्भाच्या विकासासाठी, या विदर्भाला न्याय मिळवून देण्यासाठी, या महाराष्ट्रातल्या तमाम जनतेला न्याय मिळवून देण्यासाठी तुम्ही आम्हाला महाराष्ट्र द्या. महाराष्ट्राची सत्ता तुम्ही आम्हाला द्या. आम्ही तुम्हाला न्याय दिल्याशिवाय राहणार नाही. आम्ही तुमचा विकास केल्याशिवाय अजिबात राहणार नाही. आणि म्हणून या ठिकाणी भाजप, आरपीआय आणि मित्र पक्षांच्या या महायुतीला प्रचंड अशा पद्धतीचं सहकार्य करा. हे भाजपचं जे कमळ आहे, हे कमळ हे आपलं कमळ आहे. हे जे कमळ आहे, कमळ फुललेलं कमळ आहे. हे कमळ अत्यंत चांगल्या रंगाचं कमळ आहे. आणि आता या कमळाला निळ्याने आता साथ दिलेली आहे. त्यामुळं आता कमळाच्या जोडीला आलेला आहे निळा. या कमळाच्या जोडीला आलेला आहे निळा. म्हणूनच काँग्रेसवाल्यांच्या, राष्ट्रवादीवाल्यांच्या पोटात उठलेला आहे गोळा. आम्ही ताकदीनं आपल्या पाठीशी उभे राहणार आहोत. आपल्याला न्याय देण्यासाठी आम्ही काम करत राहणार आहोत. आणि म्हणून आपण आम्हाला सहकार्य करा, अशा पद्धतीचं आवाहन या प्रसंगी मी करतो. आणि आपण प्रचंड संख्येनं आपण नरेंद्र मोदीजींच्या सभेला आपण आलात, त्याबद्दल आपल्या सगळ्यांचं हार्दिक हार्दिक आभार व्यक्त करून मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय भीम, जय भारत, जय विदर्भ. धन्यवाद आदरणीय आठवलेजी. आपल्या उद्बोधनानं निश्चित रूपानं एक संदेश या नागपूर जिल्ह्यामध्ये आणि विदर्भामधल्या जनतेमध्ये आपल्या पक्षाच्या भूमिकेबद्दल आणि आपल्या महायुतीच्या संदर्भात गेला आहे. आम्ही सर्व इथे उपस्थित आपले विनम्र आभारी आहोत. मी या सभेमध्ये माननीय प्रदेशाध्यक्ष
भारतीय जनता पार्टी आपले लोकप्रिय आमदार देवेंद्र फडणवीसजींना विनंती करतो की त्यांनी या जनतेला संबोधित करावं. माननीय देवेंद्रजी. थोड्या क्षणात या ठिकाणी आपल्या मनात बसलेले नेते, आपले सर्वांचे श्रद्धास्थान, आदरस्थान माननीय मोदीजी पोचत आहेत. 5 मिनिटांमध्ये मोदीजींचं आगमन या नागपूर नगरीमध्ये होणार आहे. नागपूर नगरीत आगमन झालेलं आहे. या कस्तुरचंद पार्कामध्ये माननीय मोदीजी येतात. अरे भारत का शेर नागपुर शहर में पहुंच गया है और आपसे मुखातिब होने के लिए 5 मिनट में आपके सामने आ रहा है. मंचावर उपस्थित रिपब्लिकन पार्टीचे नेते आदरणीय रामदास आठवलेजी, माननीय सुलेखाताई कुंभारेजी, माननीय बनवारीलाल पुरोहितजी, नागपूर नगरीचे अध्यक्ष कृष्णा खोपड़ेजी, माननीय महापौर प्रवीण दटकेजी, अनिल सोलेजी, अजय संचेतीजी, मंचावर उपस्थित दत्ता मेघेजी, त्याचप्रमाणे उपस्थित भारतीय जनता पक्षाचे आमदार, उमेदवार, सर्व प्रमुख पदाधिकारी आणि या ठिकाणी उपस्थित सर्व माता भगिनी आणि बंधूंनो, नागपूरच्या ऐतिहासिक नगरीमध्ये या निवडणुकीच्या निमित्ताने माननीय मोदीजी येत आहेत आणि त्यांच्या समवेत माननीय नितीनजी गडकरी हे देखील येत आहेत. या नागपूर नगरीमध्ये एक नवीन इतिहास आज आम्ही लिहिणार आहोत. ज्या प्रचंड संख्येने तुम्ही या ठिकाणी आलात, मला विश्वास आहे या नागपूर जिल्ह्यामध्ये केवळ आणि केवळ भारतीय जनता पार्टीचेच उमेदवार निवडून येतील. भारतीय जनता पार्टी, रिपाई, बहुजन महासंघ, बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ही आमची महायुती आहे आणि या महायुतीचे उमेदवार निश्चितपणे निवडून येणार आहेत. खरं म्हणजे मित्रांनो, बघा, देशामध्ये तुम्ही परिवर्तन घडवलं आणि देशाच्या परिवर्तनाने काय केलं? अरे मोदीजींसारखा एक मजबूत नेता दिल्लीच्या तख्तावर बसला तर या देशाचा स्वाभिमान जागृत झाला. या देशाची अवस्था अशी होती की देशाचे पंतप्रधान अमेरिकेकडे नमस्कार करत विचारायचे, अमेरिकेतल्या माझ्या बापा मी जेवू का? त्यांनी जेव म्हटलं तर जेवायचे, झोप म्हटलं तर झोपायचे, उभा राहा म्हटलं तर उभं राहायचे. पण मोदीजी पंतप्रधान झाले आणि काय बदल घडला बघा. अमेरिकेच्या राष्ट्रपतींनी अमेरिकेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांना पाठवलं आणि ते मोदीजींसमोर हात जोडून उभे राहिले आणि म्हणाले, मोदीजी सबका साथ सबका विकास, आमच्या अमेरिकेला या, आमच्या अमेरिकेला तुमची आवश्यकता आहे. आणि अमेरिकेच्या मॅडिसन चौकामध्ये ज्यावेळी मोदीजींनी 20,000 लोकांसमोर त्या ठिकाणी भाषण केलं, कोटी कोटी लोक जगामध्ये मोदीजींचं भाषण ऐकत होते. ते कोटी कोटी लोक त्यांची छाती त्या ठिकाणी अभिमानाने फुलली आणि दुसऱ्या दिवशी अमेरिकेच्या सगळ्या वृत्तमानपत्रांनी छापलं, नरेंद्र मोदी हे केवळ भारताचे नेते नाहीत, नरेंद्र मोदी हे विश्वाचे नेते आहेत. त्यांनी विश्वाला संदेश दिला. ही मोदीजींनी किमया करून दाखवली. अरे मोदीजी चीनला गेले, मोदीजी जपानला गेले, मोदीजी अमेरिकेला गेले, मोदीजींनी तिथनं लाखो कोटी रुपयाची गुंतवणूक आणली. पण एक लक्षात ठेवा, आपल्याकरता ती गुंतवणूक मोठी गोष्ट नाही. मोदीजींनी या देशामध्ये जाऊन सगळ्यात महत्वाची गोष्ट जर काही आणली असेल तर भारताचा स्वाभिमान परत आणला, भारताचा अभिमान परत आणला. भारतीयांची मान
उंचावण्याचं काम मोदीजींनी केलं. आता निवडणुकीच्या निमित्ताने या महाराष्ट्रामध्ये मोदीजी फिरतायत तर काही लोकांच्या पोटात दुखायला लागलं. ते म्हणतात मोदीजी इतक्या सभा का घेतात? अरे त्यांच्या सभा ऐकायला लोक येतात म्हणून मोदीजी सभा घेतात. तुमच्या सभेत खुर्च्या रिकाम्या राहतात, तुम्हाला ऐकायला कोणीच येत नाही, तुमच्याकडे सांगण्यासारखं काहीच नाही, टीकेच्या पलीकडे तुम्ही काहीच करू शकत नाही. आणि म्हणून बंधू भगिनींनो, मोदीजी या ठिकाणी पोहोचलेले आहेत. जनजनाचे आपले नेते माननीय नरेंद्रभाई मोदी या ठिकाणी पोहोचले आहेत. त्यांचं जोरदार स्वागत आपण करणार आहोत. बंधू भगिनींनो, मोदी मोदी मोदी. शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद आपल्याला म्हणायचा आहे, चला देऊ मोदींना साथ. शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद. बंधू भगिनींना, अलीकडच्या काळात काँग्रेसचे नेते विचारतात, राष्ट्रवादीचे लोक विचारतात, 100 दिवसामध्ये मोदींनी काय केलं? अरे 100 दिवसामध्ये माननीय मोदीजी मंचावर आले आहेत. जोरदार नारा लावा, मोदी 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 मोदी. शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद, शिवछत्रपतींचा आशीर्वाद. भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की. मोदी. मंच पर उपस्थित सभी नेताओं से निवेदन है कि वे कृपया बैठ जाएं. भारत माता की. आज के इस सभा में हमारे लाडले पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र जी मोदी यहां पर उपस्थित हैं. मैं ज्यादा समय इस सभा का न लेते हुए हमारे सारे नागपुर शहर के और जिले के सभी उम्मीदवारों से मैं प्रार्थना करता हूं, निवेदन करता हूं कि वे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र जी मोदी का पुष्पहार देकर उनका स्वागत करें. आपसे निवेदन है कि जोरदार तालियों से इस स्वागत के अवसर पर अपना आनंद आप प्रकट करें. भारत माता की. भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा. इसी श्रृंखला में मैं नागपुर के पूर्व महापौर प्राध्यापक अनिल जी सोले से निवेदन करता हूं कि हमारे केंद्रीय मंत्री, नागपुर के सांसद और हमारे लाडले नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी का वह पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें. उसी प्रकार नागपुर के महापौर प्रवीण जी दटके से निवेदन है कि हमारे महायुति के एक रामदास जी आठोले खासदार, उनका वे पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें. शहर के अध्यक्ष आदरणीय कृष्णा जी खोपड़े से निवेदन है कि वो माननीय खासदार राजीव प्रताप जी रूडी, इनका पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें. मैं नागपुर जिले के अध्यक्ष डॉक्टर राजू पोद्दार जी से निवेदन करता हूं कि हमारे लाडले नेता और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष देवेंद्र जी फडणवीस का पुष्पगुच्छ देकर स्वागत करें. बंधुओं, जैसा कि हम जानते हैं
कि एक भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में एक बड़ी लहर इस देश में उठी हुई है और इससे अछूता ये महाराष्ट्र भी नहीं है। हम सब लोगों ने देखा कि महायुति के साथ साथ और भी कई ऐसे दल हैं जो आज हमारे साथ में हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर माननीय नरेंद्र मोदी जी पर विश्वास रखकर उन्होंने अपना समर्थन दिया है। मैं उन संस्थाओं के, उन पार्टियों के नाम आपके सामने यहां बताता हूं। धनगर समाज संघर्ष समिति के पद्मश्री पुरस्कृत डॉक्टर विकास महात्मे, इनके सारे दल ने भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अपना समर्थन दिया है। उसी प्रकार से आरपीआई बैरिस्टर राजाभाऊ खोब्रागडे, इस आरपीआई गट ने भारतीय जनता पार्टी के समर्थन दिया है। उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील जी रामटेके भी यहां पर उपस्थित हैं। उसी प्रकार से सुधाकर जी गजबे, जो आदिवासी गोवारी समाज संगठन के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी और महायुति को अपना समर्थन यहां पर घोषित किया है। उसी प्रकार से विदर्भ प्रदेश के दलित पैंथर के प्रमुख सिद्धार्थ कुर्वे, श्याम बंसोड़े, प्रमोद महाजन, बापू खांडेकर, इन्होंने भी अपना समर्थन अपनी पार्टी को यहां पर दिया है। यह समर्थन की श्रृंखला तो लगातार चल रही है, पर इसके साथ साथ आदरणीय मोदी जी की कार्यप्रणाली को देखते हुए इस देश में एक बड़ा विचार परिवर्तन हुआ है और उसी के अनुसार अनेक लोगों ने पक्ष में प्रवेश करने का भी निर्णय लिया है। मैं उसमें यहां पर जयप्रकाश जी गुप्ता शहर कांग्रेस के अध्यक्ष थे, सामाजिक, उन्होंने अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ प्रवेश किया है। उसी प्रकार से इंटेलेक्चुअल महाराष्ट्र मुस्लिम देवेंद्र जी, उनका स्वागत करें। उसी प्रकार से महाराष्ट्र मुस्लिम्स इंटेलेक्चुअल फोरम, हम जानते हैं नागपुर विद्यापीठ में अनेक वर्षों तक वाइस चांसलर के पद पर रहे हुए डॉक्टर एसएन पठान जी और इनके साथ करीब 40 ऐसे शिक्षाविद लोग हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है। महाराष्ट्र मुस्लिम इंटेलेक्चुअल फोरम, इनका स्वागत। और उसी प्रकार से वर्तमान में वे आईसीसीआर न्यू दिल्ली के वाइस प्रेसिडेंट पद पर काम कर रहे हैं, उनका भी स्वागत देवेंद्र जी करें, ऐसी उनसे प्रार्थना करता हूं। इसी के साथ साथ नागपुर शहर से क्रिश्चियन समाज के नेता एमएलसी जो 2 बार विधायक रहे, ऐसे विक्टर जी फ्रेड्रेस, इन्होंने भी भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है, उनका भी हम तहे दिल से स्वागत करते हैं। वैसे ये प्रवेश की लिस्ट बहुत बड़ी है। कुछ नाम शहर राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस के अध्यक्ष विवेक मेंढी, महासचिव शेखर रोकड़े, सचिव मनीष गायकवाड़, सचिव शत्रुघ्न यादव, सबरवाल जी, रोहन घाटेकर, प्रसाद घाटेकर, इन्होंने भी प्रवेश किया है। उसी प्रकार से अखिल भारतीय वडार समाज ने भारतीय जनता पार्टी को इस महाराष्ट्र में समर्थन दिया है। इन सारे लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी बहुत बहुत उनकी आभारी है और इन पार्टी के सारे नेता उनका स्वागत करेंगे। विक्टर जी फेटरस का स्वागत वे कर रहे हैं। आपने देखा कि सुलेखा जी ने यहां हमें मार्गदर्शन किया। बहुजन रिपब्लिकन एकता मंच, इन्होंने भारतीय जनता पार्टी और महायुति के सारे उम्मीदवारों को समर्थन दिया है, उनका जोरदार तालियां बजा के आप स्वागत करें। वे हमें मार्गदर्शन भी कर चुकी हैं, हमारे साथ यहां पर मंच पर हैं। इस श्रृंखला में मैं निवेदन करता हूं आपके हमारे लाडले नेता आदरणीय नितिन जी गडकरी से कि वे इस सभा को संबोधित करेंगे। हमारे देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री और जिन्होंने हिंदुस्तान का नाम पूरी दुनिया में सम्मान के साथ हिंदुस्तान का गौरव किया है, ऐसे आदरणीय नरेंद्र भाई,
मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के अध्यक्ष देवेंद्र जी, आदरणीय दत्ता भाऊ, आदरणीय बनवारीलाल जी, सुलेखाताई, रामदास जी, हमारे सांसद अजय जी, महापौर प्रवीण दटके जी, मंच पर उपस्थित हमारे महाराष्ट्र के प्रभारी रूडी जी, सभी हमारे नागपुर शहर और जिले के सभी उम्मीदवार और उपस्थित सभी भाई और बहनों, महाराष्ट्र का यह विधानसभा का चुनाव महाराष्ट्र के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि महाराष्ट्र पर आर्थिक दृष्टि से बहुत बड़ा संकट आया है। 3 लाख करोड़ रुपए का कर्जा महाराष्ट्र पर है और कर्जे का मुद्दल और ब्याज ये अगर हम देंगे तो बजट से विकास के लिए हमको कोई पैसा ही उपलब्ध नहीं हो सकता। हमारे राज्य में पिछले 15 साल में कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस का शासन है। 70,000 करोड़ रुपए सिंचाई के लिए खर्चा किए गए और हमारी सरकार की श्वेत पत्रिका ये कहती है कि 1% से भी कम सिंचाई हुई है। यह कर्जा क्यों हुआ? इस कर्जे से क्या काम हुआ? सिंचन पर इतना पैसा खर्चा करने के बाद भी विदर्भ में किसान आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? इन सवालों का जवाब कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेताओं ने देना चाहिए। पर आज कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस की सरकार 15 साल महाराष्ट्र में है, वो अपने किए हुए कोई विकास कामों की चर्चा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने कुछ किया ही नहीं है। चर्चा करने लायक तो क्या करेंगे? तो केवल भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर लगातार जातिवाद और सांप्रदायिकता का आरोप लगाकर जहर घोलने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको विश्वास के साथ बता देना चाहता हूं कि नरेंद्र भाई ने अपने जीवन में कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात नहीं की। उन्होंने बात की विकास के राजनीति की, गरीबों की गरीबी कैसे दूर हो, बेरोजगारों को रोजगार कैसे मिले, किसानों की आत्महत्या कैसे रुके और हमारा भारत दुनिया में नंबर 1 की शक्ति कैसे बने। आज दुर्भाग्य का विषय है कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता एक ही भाषण दे रहे हैं कि मोदी जी सांप्रदायिक नेता है, भारतीय जनता पार्टी अगर चुन कर आएगी तो मुसलमानों को कटवा देंगी, पाकिस्तान भिजवा देंगी, मस्जिदों को तोड़ देगी। मैं एक ही बात आपको बताना चाहता हूं कि कश्मीर के वैली में बहुत बड़ा हादसा हुआ, संकट आ, वहां 90% आबादी मुस्लिम है। भाजपा का एक भी एमएलए वहां नहीं है, एमपी वहां नहीं है। मैं श्रीनगर के वैली की बात कर रहा हूं। और जब यह संकट इतना बड़ा था तो नरेंद्र भाई ने 3 दिन के अंदर वहां के मुस्लिम समाज जो संकट में था श्रीनगर में, उसके लिए 1000 करोड़ रुपए की मदद तुरंत दिलाई। और मुझे भी कहा कि आप कश्मीर जाकर आओ। मैं दिन भर कश्मीर घूमकर जब श्रीनगर में वापस आया तो मैंने उमर अब्दुल्ला जी को बुलाकर वहां के रोड और ब्रिजेस बनाने के लिए तुरंत 250 करोड़ रुपए दिए। हमने कभी जात, पंथ, धर्म और भाषा की बात नहीं की। हमारे संगठन में हमको जो सिखाया गया है कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ और धर्म से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। और इसीलिए जब अटल बिहारी वाजपेयी देश के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने उस समय हमारे देश के श्रेष्ठ वैज्ञानिक, जो आज भी है, डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब को हिंदुस्तान का राष्ट्रपति बनाया। बहनों और भाइयों, यहां महाराष्ट्र में भी जातिवाद की राजनीति कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस कर रहे हैं। एक तरफ मराठा आरक्षण को पवार साहब, पृथ्वीराज चौहान, नारायण राणे समर्थन कर रहे हैं,
तो उस आरक्षण के विरोध में छगन भुजबल ओबीसी का झंडा लेकर दूसरे बाजू में खड़े हैं। एक तरफ पवार साहब धनगर समाज के आरक्षण की बात करते हैं, तो दूसरी ओर उन्हीं के पार्टी के पीछड़ आदिवासी को लेकर धनगर समाज के खिलाफ आंदोलन शुरू करते हैं। ये दोहरी नीति है, तबला भी मेरा, डग्गा भी मेरा, चीत भी मेरी, पट भी मेरी, दोनों भूमिका हम लेंगे और महाराष्ट्र को जाति जाति के आधार पर और धर्म के आधार पर बंटवा देंगे। मुस्लिमों के मन में डर पैदा करेंगे, फियर पैदा करेंगे और उसके बाद में चुनाव की राजनीति के लिए वोट बैंक की राजनीति करेंगे। नागपुर के लोग, यहां के मुसलमान, यहां के दलित मुझे जानते हैं, देवेंद्र जी को जानते हैं, हमारे सब लोगों को जानते हैं। देवेंद्र जब महापौर थे और मैं पालक मंत्री था, तो दीक्षा भूमि का पूरा काम उस समय हमने दोनों ने मिलकर पूरा किया था। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर जी को मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के नाम देने की बात रही, तो आदरणीय जोगेंद्र कवाड़े जी ने लॉन्ग मार्च निकाला था, तो यहां नामांतर शहीद स्मारक का हमने निर्माण किया। हम न राजनीति जाति के आधार पर करना चाहते हैं, न करेंगे। चुनाव के नतीजे कुछ भी हो, पर हमारे संस्कार, हमारी विचारधारा इस बात को हमको परमिट नहीं करती। यह नागपुर देश का हृदय स्थान है। मैं प्रधानमंत्री जी के विशेष रूप से आभार मानूंगा कि उन्होंने नागपुर के लिए आने के बाद इस देश में पहली मेट्रो 9,000 करोड़ का प्रोजेक्ट अगर दिया तो नागपुर के लिए दिया, इसलिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। नागपुर के अनेक पुल, रोड ये तो मंजूर हुए ही है, पर अरुण जेटली जी ने, जब मैं उनसे अनुरोध किया तो नागपुर के लिए, विदर्भ के लिए, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के भी 2-2 जिलों के लिए उन्होंने 2,000 करोड़ रुपए का एम्स हॉस्पिटल नरेंद्र भाई के नेतृत्व में अरुण जेटली जी ने फाइनेंस मिनिस्टर के नाते नागपुर को दिया। मैं कांग्रेस के नेताओं को पूछना चाहता हूं कि आपने 10 साल में जितना पैसा नहीं लाया, उतना हमारे शासन ने 100 दिन में लाया है। आप बताइए अब आपको क्या कहना है। ये महाराष्ट्र में 15 साल कांग्रेस की सरकार रही। ये मिहान प्रकल्प की शुरुआत जब मैं मंत्री था तब हमने शुरू की, 15 साल रहा। ये नागपुर का दुर्भाग्य रहा कि मिहान का काम आगे नहीं गया, ना पुनर्वसन हुआ, ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना। मैंने गलती की। प्रफुल्ल भाई पटेल एविएशन मिनिस्टर के नाते इस एयरपोर्ट को महाराष्ट्र गवर्नमेंट को देना नहीं चाहते थे। मैं विजय दर्डा जी के साथ उनके पास गया और मैंने उनको कहा कि आप बड़ा दिल करिए, एयरपोर्ट हमको दीजिए, महाराष्ट्र सरकार को दीजिए। उन्होंने दिया। पर आज क्या स्थिति है? जिस मिहान में 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल सकता है, वो प्रोजेक्ट 15 साल से बंद पड़ा हुआ है। बहनों और भाइयों, महाराष्ट्र में तो ऐसे मुख्यमंत्री पैदा हुए कि उनकी साइन अब हम केवल टीवी पर देख रहे हैं। एक अकार्यक्षम, निष्क्रिय, निर्णय न करने वाला महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने विदर्भ का, नागपुर का, मिहान प्रकल्प का और पूरे महाराष्ट्र का सत्यानाश किया। मैं विलासराव देशमुख को याद करता हूं। मेरी उनसे राजनीतिक नहीं पटती थी, फिर भी विलासराव ने लगातार नागपुर के फेवर में वो निर्णय करते थे। पर महाराष्ट्र की कांग्रेस और एनसीपी सरकार ने विदर्भ पर और नागपुर पर अन्याय किया है। नरेंद्र मोदी जी ने प्रधानमंत्री सिंचन योजना को जाहिर किया है। अब हमारे विदर्भ में अगर सिंचाई बढ़ेगी तो किसानों की आत्महत्या नहीं होगी। यहां के 80% मिनरल्स, मेजर मिनरल्स विदर्भ में है। नागपुर टाइगर कैपिटल है। नागपुर से 2.5 घंटे के डिस्टेंस पर 350 टाइगर्स हैं। टूरिज्म को यहां बहुत बड़ा महत्व मिल सकता है और नरेंद्र भाई बार बार टूरिज्म की बात करते हैं। बहनों और भाइयों, विदर्भ के लिए, नागपुर के लिए अच्छे दिन आए हैं और आगे आने समय में और अच्छे आएंगे। नरेंद्र भाई के नेतृत्व में हिंदुस्तान की तस्वीर बदल रही है।
विकास की प्रक्रिया गतिशील हुई है, गरीबों को राहत मिल रही है। प्रधानमंत्री जनधन योजना के द्वारा 4.5 करोड़ गरीबों के खाते बैंकों में खोले गए हैं और जिनको 1 लाख रुपए का एक्सीडेंट इंश्योरेंस, 30,000 रुपए का लाइफ इंश्योरेंस और 5,000 रुपए का डेबिट कार्ड मिलने वाला है। आज हम लगातार दिल्ली में नागपुर के संबंध के अनेक निर्णय बहुत गति से हो रहे, विदर्भ के बारे में निर्णय हो रहे हैं। मेरा विश्वास है कि आने वाला समय विदर्भ और नागपुर के लिए बहुत अच्छा है। नरेंद्र भाई का नागपुर के तरफ, विदर्भ के तरफ, महाराष्ट्र के तरफ ध्यान है। मुंबई की भी चिंता है और नागपुर की भी चिंता है। अब ये विकास की गाड़ी दिल्ली से नरेंद्र भाई के नेतृत्व में तेजी से दौड़ने के लिए शुरुआत हुई है। अब आपको यह तय करना है कि महाराष्ट्र में इस गाड़ी को डबल इंजन लगाना है या नहीं लगाना है। अगर महाराष्ट्र में आपने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को अगर लाया तो मेरा विश्वास है कि जो 25 साल में नहीं हुआ वो काम नागपुर में, विदर्भ में और महाराष्ट्र में इस 5 साल में होकर रहेगा। यह विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज, बाबा साहेब अंबेडकर, महात्मा ज्योतिबा फुले, इनके विचारों के आधार पर हम महाराष्ट्र को निर्माण करना चाहते हैं। हम महाराष्ट्र से छुआछूत, अस्पृश्यता, जातीयता को समाप्त करना चाहते हैं। ये कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस महाराष्ट्र को 6वें नंबर पर लेकर गए हैं। बाजू के मध्य प्रदेश में कृषि विकास का दर 24% है, जो बीमारू राज्य कहता था, और महाराष्ट्र में हमारा कृषि विकास का दर अब 3% से भी कम है। जातिवाद की, सांप्रदायिकता की राजनीति को समाप्त करिए, विकास की राजनीति को मजबूत करिए और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी की एकमुश्त सरकार लाइए। महाराष्ट्र हिंदुस्तान का प्रथम क्रमांक का राज्य बनेगा, यह मेरा दृढ़ विश्वास है। और विदर्भ के साथ भी अन्याय नहीं होगा। विदर्भ हो, मराठवाड़ा हो, कोंकण हो, पिछड़े हुए क्षेत्र के साथ न्याय होगा। सबका साथ, सबका विकास, यही नरेंद्र भाई की विचारधारा है। और इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मैं जब नागपुर का सांसद बना तब मैंने एक संकल्प किया है कि नागपुर में मैं 5 साल में कम से कम 1 लाख बेरोजगार युवाओं को रोजगार दिलाकर रहूंगा। 1 लाख लोगों को। यहां नई इंडस्ट्री आएगी, मिहान का विकास होगा। आप केवल महाराष्ट्र की सरकार बदल दो, मेरे से स्टैम्प पेपर पर लिख लो, जो 15 साल में मिहान का कुछ नहीं हुआ, वो 1 साल के अंदर मिहान का पूरा चित्र बदल जाएगा। इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनेगा, मिहान में स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। एयरबस, हमारी बोइंग कंपनी का यहां बहुत बड़ा मेंटेनेंस का सेंटर खुलेगा और नागपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज से तैयार हुए लड़कों को यही रोजगार मिलेगा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री यहां आएगी। बहनों और भाइयों, हमको विकास की राजनीति करनी है। आप देवेंद्र जी को भी जानते हैं, मुझे भी जानते हैं, हमारे सभी एमएलए को भी जानते हैं, और हम लोग सब विदर्भ का, नागपुर का विकास करना चाहते हैं। नागपुर को हर बार दिल्ली में कोई भी चैनल जब कोई स्पर्धा लेती है, कंपटीशन लेती है, तो सबसे ज्यादा अवार्ड नागपुर को मिलते हैं। यह नागपुर का स्थान देश में हुआ है। 24 घंटे पानी देने वाली योजना नागपुर में है। सीमेंट कंक्रीट के रोड नागपुर में है। टॉयलेट का भी पानी 18 करोड़ रुपए में बेचकर देश को आदर्श दिखाने का काम नागपुर ने किया है। अब हम गरीबों के लिए घर बनाना चाहते हैं। अनधिकृत लेआउट में रहे हुए गरीबों को नियमित करना चाहते हैं। यहां के बेरोजगारों को रोजगार देना चाहते हैं। नागपुर में से झुकी झोपड़ी को समाप्त करना चाहते हैं और नागपुर को हिंदुस्तान का नंबर 1 का शहर बनाना चाहते हैं। यही हमारी इच्छा है। और इसीलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि हमारे नागपुर शहर और जिले के जो एमएलए हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं अभी, उन सब उम्मीदवारों को आप चुनकर दीजिए। और मैं तो आपसे उम्मीद करूंगा और आपके विश्वास पर मैं प्रधानमंत्री को यह विश्वास देता हूं
कि नागपुर शहर और जिले के 100% उम्मीदवार आप भारतीय जनता पार्टी के जिताकर दीजिए। अगर आप 100% उम्मीदवार जिताकर देंगे तो नरेंद्र भाई के पास जाकर मैं नागपुर के लिए और अच्छे काम के लिए पैसा मांगूंगा और नागपुर का विकास हम करके दिखाएंगे। यही विश्वास मैं आपको देना चाहता हूं। आपका समर्थन, आपका विश्वास, आपकी ताकत, आपका प्रेम, आपकी शुभकामनाएं, यही हमारी ताकत है और आप इसीलिए हमें सहयोग करिए। और नरेंद्र भाई के नेतृत्व में जो हिंदुस्तान बदल रहा है उसमें महाराष्ट्र भी बदलेगा, विदर्भ भी बदलेगा और नागपुर भी बदलेगा। इसलिए आप सबका आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। मैं जयप्रकाश जी का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं कि आज उन्होंने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी में प्रवेश किया। डॉक्टर पठान मराठी के बहुत बड़े साहित्य के विद्वान हैं, हमारे यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे और उन्होंने भी आज पार्टी में प्रवेश किया है। मैं सुलेखा ताई का विशेष रूप से अभिनंदन करूंगा कि सुलेखा ताई एक काम करने वाली, रचनात्मक काम करने वाली एक कर्मठ नेता है। ड्रैगन पैलेस के रूप में इंटरनेशनल आकर्षण का एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। मैं उनका पहले से ही प्रशंसक रहा हूं। इस चुनाव में उन्होंने भी हमको समर्थन दिया है। दत्ता भाऊ के आशीर्वाद तो सभी उम्मीदवार को है ही, बनवारी लाल जी के भी आशीर्वाद है। हमारे दोनों ज्येष्ठ नेता हैं और उन्हीं के सबके मार्गदर्शन में हम काम कर रहे हैं। महानगर पालिका हमारी है, जिला परिषद हमारी है, नगर पालिका हमारी है, ग्राम पंचायत हमारी है। ऐसी कोई जगह नहीं कि जनता ने हमको प्रेम नहीं दिखाया। अब यही प्रेम 12 से 12 एमएलए चुनाकर आप भारतीय जनता पार्टी को भविष्य की शुभकामनाएं दीजिए, यही आपसे अनुरोध करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की। जैसा कि हमने कहा है कि शिव छत्रपति जी का आशीर्वाद, चलो चले मोदी जी के साथ, इस वाक्य के द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज का आशीर्वाद हमें तो मिल रहा है। पर संयोग है कि दत्त संप्रदाय के अर्धव्यू मार्गदर्शक परम पूज्य सदगुरु महाराज, महाराष्ट्र के सुप्रसिद्ध शिव कथाकार, जिनके वाणी से 25 वर्ष के से सारे महाराष्ट्र में एक प्रभाव निर्माण किया। शिवाजी महाराज एक वो किताब उन्होंने लिखे हुए शिव चरित्र का, जो शिव तीर्थ का खंड है, वो माननीय मोदी जी को वो भेंट करना चाहते हैं। वो भेंट देवेंद्र जी फडणवीस उनको करेंगे। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करता हूं, प्रार्थना करता हूं कि वे आपको संबोधित करें। मंचावर बसलेले श्री नितीन गडकरी जी, श्री देवेंद्र फडणवीस जी, श्री रामदास आठवले जी, सुलेखाताई कुंभारे जी, राजू पोड़दार, श्री बनवारीलाल जी पुरोहित, श्री कृष्णा खोपड़े जी, श्री चंद्रशेखर जी, श्रीमान राजीव प्रताप रूडी जी, मेयर श्री प्रवीण दटके जी, श्री अनिल सोले जी, श्री जयप्रकाश जी, श्रीमान यूएम पठान जी, श्री गिरीश व्यास जी, और इस चुनाव में हमारे उम्मीदवार, फिर से मैं नाम पुकारता हूं, श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी, श्री सुधाकर राव देशमुख, श्री विकास कुंभारे, श्री समीर मेघे, श्री सुधीर परवे, श्री आशीष देशमुख,
डॉक्टर मिलन मणे, श्री मल्लिकार्जुन रेड्डी, मंच पर बैठे हुए सभी वरिष्ठ महानुभाव और विशाल संख्या में पधारे हुए नागपुर के प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्रीमान देवेंद्र फडणवीस जी को शिकायत कर रहा था। मैंने कहा, भाई 5 महीने पहले मैं लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए महाराष्ट्र में आया था, अनेक सभाएं की थी, खुद चुनाव लड़ रहा था, लोकसभा का नेतृत्व कर रहा था चुनाव में। उसके बावजूद भी क्या कारण था कि कुल मिलाकर के महाराष्ट्र की सभाएं फीकी रहती थी। और ऐसा कैसा जादू आपने किया है कि इस बार मैं सभाएं देख करके चकित रह गया हूं। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि इतनी भयंकर धूप में मैं महाराष्ट्र के चहुं दिशा में जाकर के आया हूं। ऐसा जनसैलाब पूरे लोकसभा के चुनाव के दरमियान मैंने नहीं देखा था। और इसलिए मैं कहता हूं, हवा का रुख पूरी तरह बदल चुका है। मैं पॉलिटिकल पंडितों से आग्रह करता हूं, अगर आप दोबारा गलत हो जाओगे ना तो मुझे दुख होगा। चलिए, पहली बार गलत हो गए, अप्रैल मई महीने में गलत हो गए, अब अक्टूबर में गलत नहीं होना है। जब पार्लियामेंट का चुनाव रहा था तो पॉलिटिकल पंडित कह रहे थे 125 सीटें आएगी, मोदी को गुजरात के बाहर कौन जानता है, मोदी नया है। जब मैं निकल पड़ा तो बोले 150 तक तो चला जाएगा। फिर डरते डरते कहने लगे नहीं नहीं 175 हो जाएगा। किसी ने यह भी कह दिया नहीं नहीं पहले बीजेपी एक बार 182 तक पहुंच गई थी, तो हो सकता है कि 182 तक पहुंच जाए। और नतीजा ये आया, अकेली बीजेपी 282 पर पहुंच गई और साथी दलों के साथ 300 से भी आगे निकल गए। सारे पॉलिटिकल पंडित गलत सिद्ध हो गए, उनके सारे हिसाब किताब गलत हो गए। हिसाब किताब इसलिए गलत हो गए कि ये पॉलिटिकल पंडित पुरानी नाप पट्टी लेकर के चुनाव के तराजू में तोलते चले जा रहे थे। नौजवान हिंदुस्तान का मिजाज उन्हें पता नहीं था। माताओं बहनों में जो जागरूकता आई है उसका उनको अंदाज नहीं था। गांव की आशा अपेक्षाओं में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, ये वो कभी समझ नहीं पाए थे। और उसी का नतीजा हुआ को पुराने नापदंड, पुराने तराजू, पुराने तरीके, उन्होंने उनको गलत सिद्ध कर दिया। इस बार भी दोबारा गलती करने जा रहे हैं।
कह रहे हंग असेंबली आएगी, पता नहीं किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। फिर कोई कह देता नहीं यार बीजेपी नंबर 1 तो रहेगी। मैं सभी पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, अगर आपके पास समय हो तो मेरे महाराष्ट्र के प्रवास की जो जनसभाएं हैं, उन जनसभाओं में जो विराट जनमेदनी है, आए हुए लोगों का जो बैकग्राउंड है और सभा के दरमियान उनका उत्साह और इन्वॉल्वमेंट है, जरा वीडियो पर देख लीजिए, आपकी सोच बदल जाएगी। मैं पॉलिटिकल पंडितों को कहता हूं, मैं ये देख के आया हूं। और मैं राजनीति शास्त्र का विद्यार्थी भी रहा हूं, और विद्यार्थी के नाते मैं कहता हूं, महाराष्ट्र के चुनावी इतिहास में यह अभूतपूर्व चुनाव सिद्ध हो जाएगा, अभूतपूर्व परिणाम निकल के आएगा और पूर्ण बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी विजयी बनेगी। ये मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं भाइयों। आज जब मैं नागपुर आया हूं, मैं 2 लोगों का विशेष उल्लेख करना चाहता हूं। उन 2 लोगों ने जनप्रतिनिधि के नाते देश की उत्तम सेवा की है। एक चंद्रपुर के भाजपा के एमपी श्रीमान हंसराज आहिरे, जिस प्रकार से उन्होंने संसद में सवाल उठाए, यूपीए सरकार को घेरा, एक जागरूक सांसद क्या कर सकता है, कोयले के भ्रष्टाचार को उन्होंने खुला कर दिया और दिल्ली की सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया था। एक आपके इस नागपुर के इलाके के, विदर्भ के हमारे चंद्रपुर के एमपी हंसराज आहिर ने पूरे देश की बहुत बड़ा सेवा की थी, एक जागरूक लोक प्रतिनिधि के नाते की थी। और वैसा ही मेरे नागपुर का नौजवान साथी, आपने महाराष्ट्र को एक बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। नागपुर के लोगों ने महाराष्ट्र को बहुत बड़ी भेंट सौगात दी है। वो भेंट सौगात का नाम है देवेंद्र फडणवीस। ऐसा सक्रिय विधायक, एक जनप्रतिनिधि की सक्रियता क्या होती है, कितने सवाल, कितने सटीक सवाल, बेस्ट पार्लियामेंट्रियन का अवार्ड। और इतना ही नहीं, महाराष्ट्र के सबसे ज्यादा घोटालों को जनता के सामने खुले में लाने का अगर सफल प्रयास किसी ने किया है तो देवेंद्र फडणवीस ने किया है। एक सच्चे जनप्रतिनिधि ने कहा है, जितनी बधाई मैं देवेंद्र जी को देता हूं, उससे ज्यादा देवेंद्र को जनप्रतिनिधि बनाने वाले नागपुर की जनता को देता हूं। भाइयों बहनों, आपको तय करना है। 15 साल बीत गए, बर्बादी का मंजर आप देख चुके हैं। मेरे नागपुर के भाइयों बहनों, विदर्भ के मेरे भाइयों बहनों, मुझे बताइए, क्या ये लूट चलने देनी है? नागपुर से तो आवाज ऐसे उठनी चाहिए, हिंदुस्तान में गूंजनी चाहिए। ये लूट चलने देनी चाहिए, ये लूट बंद होनी चाहिए। 15 साल कम नहीं होते हैं भाइयों। एक राज्य के 15 साल बिगड़ जाना मतलब
उस राज्य की जनता की 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है, 2 पीढ़ी बर्बाद हो जाती है जी। जो नौजवान आज से 15 साल पहले 20 साल का था, इस बर्बादी के कारण उसकी जिंदगी तबाह हो गई, उसका भविष्य अंधकार में जाके गिरा। और जो नौजवान 15 साल का था, वो अंधेरे में भटक रहा है, कहां जाए उसको रास्ता नहीं मिल रहा है। 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी, 2-2 पीढ़ी तबाह कर दी। महाराष्ट्र हिंदुस्तान के आर्थिक जीवन में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान रहता था। मुंबई और महाराष्ट्र मिलाकर के पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी को खींचते थे, चलाते थे। 15 साल की इस बर्बादी ने महाराष्ट्र और मुंबई को तो तबाह कर दिया, लेकिन उसका प्रभाव पूरे हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ा है। अगर हिंदुस्तान के आर्थिक सुधार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र की प्रगति के बिना नहीं होगा। इस चुनाव का महत्व इसलिए है कि विकास की ऊंचाइयों को पार करना है तो मुंबई और महाराष्ट्र के हाथ में फिर से एक बार आर्थिक नेतृत्व आ जाए, ये समय की मांग है मेरे भाइयों बहनों। और इसलिए विकास के सपनों को चरितार्थ करने के लिए मैं नागपुर की इस धरती से, उस पवित्र दीक्षांत भूमि की धरती से बाबा साहब आंबेडकर जैसे महापुरुषों का पुण्य स्मरण करते हुए मैं कहता हूं, पूरे महाराष्ट्र की जनता को कहता हूं, ये चुनाव राजनीति का खेल नहीं है। ये चुनाव कौन विधायक बने कौन न बने इसके लिए नहीं है। ये चुनाव आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा इसका फैसला करने के लिए है, और इसलिए चुनाव को उस रूप में देखा जाए। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, 15 साल एक के बाद एक स्कैम, एक के बाद एक स्कैम, घोटाले से बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, फिर उससे बड़ा घोटाला, घोटालों पे घोटाला। महाराष्ट्र की पहचान बना दी लोगों ने। आप मुझे बताइए, आपको स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? स्कैम महाराष्ट्र चाहिए कि स्किल महाराष्ट्र चाहिए? कांग्रेस ने आपको स्कैम महाराष्ट्र दिया है, भाजपा आपको स्किल महाराष्ट्र देना चाहता है। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं भाइयों, हम नौजवानों को स्किल देना चाहते हैं ताकि नौजवान को रोजगार मिले, नौजवान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए, देश की आर्थिक विकास का भागीदार बन जाए, अर्थतंत्र को गति देने का पूरा नेतृत्व देश की युवा पीढ़ी के हाथ में आ जाए। इसलिए हम स्किल डेवलपमेंट की मूवमेंट चलाना चाहते हैं। आजादी के बाद पहली बार स्किल डेवलपमेंट की अलग मिनिस्ट्री हमने बनाई है, बड़ा अभियान आरंभ किया है। अभी मैं अमेरिका गया था, अमेरिका में भी मुझे मेरे देश के नौजवान ही याद आए। वहां भी मैंने अमेरिका के साथ जो एमओयू किया है उसमें एक प्रमुख काम किया है, हमारे नौजवानों का स्किल डेवलपमेंट में अमेरिका के साथ मिलकर के उनके ज्ञान का उपयोग करते हुए हम उस काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं। इतना ही नहीं, वहां से जो तेजस्वी प्रोफेसर हैं, अमेरिका से बात हमने मनवाई है कि हमें 1000
ऐसे विद्वान प्रोफेसर हिंदुस्तान में मुझे दीजिए क्या कि हमारी टेक्निकल एजुकेशन की दुनिया में हम एक नया इतिहास शुरू कर दें। वो काम मैं करना चाहता हूं भाइयों। हम एक नई दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, लेकिन महाराष्ट्र को पिछड़ने देना नहीं चाहते। देश की विकास यात्रा में महाराष्ट्र भी कंधे से कंधा मिलाकर के आगे चले। और इसलिए मैं कहता हूं, आप महाराष्ट्र में ऐसी सरकार बनाइए, पूर्ण बहुमत की सरकार बनाइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, ताकि हम कंधे से कंधा मिलाकर के काम कर सकें। दिल्ली और महाराष्ट्र मिला करके भाइयों बहनों महाराष्ट्र का भाग्य बदलेंगे। ये साफ मानिए। मैं तो हैरान हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले भी नागपुर आया था कि नहीं आया था? लेकिन आपके मुख्यमंत्री नहीं आए थे। वो मंच पर आने से डरते थे, कतराते थे, उनको चिंता रहती थी मोदी के बगल में बैठूंगा तो क्या होगा, पता नहीं पार्टी से मैं रखेंगे कि निकाल देंगे। ये छुआछूत की राजनीति का जिनका दिमाग भरा पड़ा है, ये लोग कंधे से कंधा मिलाकर के नहीं चल सकते हैं। विकास के मुद्दों में राजनीति नहीं हो सकती, देश हित में राजनीतिक छुआछूत नहीं हो सकती। और इसलिए जिन राज्यों में आज ऐसी सरकारें हैं, जिन सरकारों को दिल्ली में बनी हुई नई सरकार जरा कम पसंद आती है, मजबूरन जरा नमस्ते नमस्ते कर लेते हैं, ऐसी सरकारों का रवैया है वो ऐसा है कि दिल्ली सरकार के बगल में वो जब खड़े रहते हैं तो 1+1 2 होता है, लेकिन साथ साथ चलने के इरादे वाली सरकार दिल्ली सरकार के पास जब खड़ी रहती है तो 1+1 2 नहीं होता है, एक के बगल में एक खड़ा रह करके 11 हो जाता है। मुझे दिल्ली और महाराष्ट्र का मिलन 1+1 वाला नहीं करना है, एक के बगल में एक 11 वाला मिलन करना है, ताकि गति तेज हो जाए। और इसलिए मैं आज आपका सहयोग लेने आया हूं भाइयों बहनों। यहां पर जो 20 साल के नौजवान है, वो पिछले 10 साल से सुनते आए होंगे मिहान 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 मिहान। सुन रहे हो कि नहीं सुन रहे हो? लेकिन मिहान बेहाल है। मिहान बेहाल है कि नहीं है? आपको हैरानी होगी, मिहान की फाइल को 500 मीटर जाने में 10 साल लगा है। 10 साल। एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में उस फाइल को जाने में 500 मीटर का डिस्टेंस है, लेकिन 500 मीटर की दूरी काटने में उस फाइल ने 10 साल बर्बाद किए हैं। 10 साल। क्या आप ये बर्बादी का इंतजार करना चाहते हो? क्या आप मिहान का परिणाम चाहते हो? मिहान की सफलता ये सिर्फ नागपुर का भाग्य बदलने वाली नहीं है, मिहान की सफलता पूरे विदर्भ का भाग्य बदल सकती है, पूरे महाराष्ट्र की अर्थनीति में एक नई ताकत दे सकती है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, हमारी सरकार के कालखंड में ही वो काम पूरा होगा और हमारी सरकार ही उसका उद्घाटन करेगी। आप लिख के रखो। काम ऐसे होता है, मरी पड़ी अवस्था में काम नहीं चलता है जी। भाइयों बहनों,
दुनिया भर की रेटिंग एजेंसियां दुनिया के हर देश की गतिविधि का लेखा जोखा करती रहती है। आज मेरे ध्यान में एक लेटेस्ट रिपोर्ट लाया गया। 2013 में जून जुलाई में हिंदुस्तान में जो इन्वेस्टमेंट के लिए प्रगति हुई, 2014 जून जुलाई में उसमें 76% वृद्धि हो गई। 76%। तेज गति से देश कैसे चलता है उसका ये उदाहरण है। 76% वृद्धि 2013 के जून जुलाई के तब सामने 2014 के जून जुलाई में करके दिखाई है। भाइयों बहनों, देश कैसे आगे बढ़ रहा है इसका इस उदाहरण है। भाइयों बहनों, आज हिंदुस्तान में आजादी इतने साल हो गए। गरीब परिवार, घर का घर, ये सपना भी नहीं देख पाता है। न्यू मिडिल क्लास, उसको अच्छे घर की भूख है। मध्यम वर्ग बिना घर परेशान है। इस देश के कोटि कोटि जन है जिन्हें अपना मकान चाहिए। क्या आजादी के बाद इस देश के हर परिवार को छत मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? जरा आप बताइए ना, मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? घर मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? घर में बिजली होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? घर में पानी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? घर में शौचालय होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? भाइयों बहनों, मैंने एक सपना देखा है। मैंने मन में ठान ली है कि 2022 में जब भारत की आजादी के 75 साल होंगे, तब हम आजादी का 75वां साल कैसे मनाएं। व्यक्ति के जीवन में जब 75 साल होते हैं तो कितना धामधूम से मनाया जाता है। आजादी के 75 साल कैसे मनाएं? मुझे आप आशीर्वाद दीजिए मेरे भाइयों बहनों, ये दीक्षा भूमि मुझे आशीर्वाद दे ताकि 2022 तक हिंदुस्तान के हर परिवार को रहने के लिए अपना घर हो, घर में बिजली, पानी और शौचालय भी हो, ऐसा घर हो। ये काम मुझे पूरा करना है। और जिसका लाभ नागपुर में भी ऐसे अनेक परिवार होंगे जो झुग्गी झोपड़ी में जिंदगी गुजारा करते होंगे। अनेक लोग होंगे जो किराए का घर हर 6 महीने बदलना पड़ता होगा। उन सबको ये घर मिले, ये सपना लेकर के मैं चल रहा हूं। भाइयों बहनों, हम केंद्र और राज्य के संबंधों को एक टीम के रूप में चलाना चाहते हैं। टीम इंडिया, प्रधानमंत्री और राज्यों के मुख्यमंत्री टीम बनकर के काम करें। दल कितने ही क्यों न हो, दल भले आमने सामने हो, लेकिन देश तो एक है। दल अपनी जगह पे होते हैं, देश सबसे सिरमौर होता है। और इसलिए हम एक टीम इंडिया का सपना लेकर के काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री एक टीम बन के काम करें, राज्यों की आवाज सुनी जाए, राज्यों को सपना पूरा करने के लिए केंद्र और राज्य कंधे से कंधा मिलाकर के काम करें। एक ऐसी राजनीतिक संस्कृति, एक ऐसी विकास यात्रा का चित्रांकन करके हम आगे बढ़ना चाहते हैं भाइयों। और इसलिए मैं आपको कहने आया हूं कि आप महाराष्ट्र का भाग्य बदलने के लिए पूर्ण बहुमत के साथ
सरकार बनाइए। आप मुझे कहिए, एक कैलाश मानसरोवर की यात्रा हिंदुस्तान में पिछले 30 साल से चल रही है, लेकिन हर वर्ष वो ऐसा कठिन रास्ता है कि कोई न कोई हादसा हो जाता है, लोग मर जाते हैं, अपने प्राण खो देते हैं। 50 से ऊपर की आयु के व्यक्ति के लिए कैलाश यात्रा करना उस रास्ते से मुश्किल है, या तो फिर नेपाल से हेलीकॉप्टर के खर्चे करके कोई गरीब आदमी जा नहीं सकता, मध्यम वर्ग का आदमी नहीं जा सकता है। मुझे बताइए, ये कांग्रेस वाले 60 साल के अपने काम का हिसाब तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन मेरे 60 दिन के काम का हिसाब मांग रहे हैं। कांग्रेस ने कभी 60 साल के काम का हिसाब दिया क्या? दिया क्या? और मेरा 60 दिन का हिसाब मांग रहे। लेकिन मैं जनता जनार्दन को कहना चाहता हूं, मैं पल पल का हिसाब दूंगा, मैं पाई पाई का हिसाब दूंगा, मैं इससे बंधा हुआ हूं। ये कैलाश मानसरोवर हजारों साल से है, हजारों साल से हमारे लोगों की उसके प्रति भक्ति है। क्या कांग्रेस वालों को नहीं लगा कि वहां जाने के लिए कोई सही रास्ते पर ले जाए? वो नहीं कर पाए। अभी चीन के राष्ट्रपति आए थे, मैंने उनसे आग्रह किया, उन्होंने बात मान ली, और अब हिंदुस्तान का बूढ़ा सा बूढ़ा व्यक्ति की कार में बैठ करके कैलाश मानसरोवर की यात्रा कर करके घर वापिस आ सकता है। रास्ता खोलने के लिए चीन सहमत हो गया। भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, ये हमारा हिंदुस्तान हजारों साल से है कि नहीं है? जरा पूरी ताकत से जवाब दो। हजारों साल से हिंदुस्तान है कि नहीं है? आजादी के पहले हिंदुस्तान था कि नहीं था? आजादी के बाद भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? कांग्रेस के राज में भी हिंदुस्तान था कि नहीं था? लेकिन हिंदुस्तान का डंका बजता था दुनिया में? कोई पूछता था हिंदुस्तान को? अमेरिका हिंदुस्तान की तरफ देखने को तैयार था? आज अमेरिका में भी हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? हिंदुस्तान को अमेरिका ने स्वीकार करना पड़ रहा है कि नहीं करना पड़ रहा है? क्या कारण है? क्या कारण है? क्या कारण है? मोदी कारण नहीं है मेरे भाइयों बहनों, मोदी कारण नहीं है। ये सफलता का कारण आप है, आपके कारण है। ये 125 करोड़ देशवासियों के कारण ये संभव हुआ है, क्योंकि 125 करोड़ देशवासियों ने मई महीने में पूर्ण बहुमत के साथ 30 साल के बाद पहली बार किसी एक दल को पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाने का सौभाग्य दिया है। सारी दुनिया को पता चल गया है कि मोदी के पीछे 125 करोड़ देशवासी खड़े हैं, और इसलिए दुनिया मानने लगी है। भाइयों, क्या आप चाहते हैं महाराष्ट्र का डंका बजे? आप चाहते हैं महाराष्ट्र का डंका बजे? आप चाहते हैं महाराष्ट्र की दुनिया में जय जयकार हो? आप चाहते हैं दुनिया में छत्रपति शिवाजी महाराज का जय जयकार हो? आप चाहते हैं हिंदुस्तान में महाराष्ट्र नंबर 1 पर हो? अगर चाहते हो तो महाराष्ट्र में भी पूर्ण बहुमत की भाजपा की सरकार चाहिए, संपूर्ण बहुमत की सरकार चाहिए। भाइयों बहनों, हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते हैं। हमारी सरकार ने फैसला किया है 14 नवंबर चाचा नेहरू की 125वीं जयंती है। 125वीं जयंती हमारी सरकार मनाएगी। हम राजनीतिक छुआछूत में विश्वास नहीं करते। वो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे, और चाचा नेहरू को बच्चे बहुत पसंद थे। बच्चों को चाचा नेहरू पसंद थे, और इसलिए हमने तय किया है
कि 14 नवंबर पंडित नेहरू जी का जन्म दिवस, 19 नवंबर उनकी बेटी इंदिरा गांधी जी का जन्मदिन, हमने तय किया है 14 नवंबर से 19 नवंबर पूरे देश में स्कूलों में जाकर के बच्चों को हाइजीन ये सिखाया जाएगा, सफाई सिखाई जाएगी, स्वच्छ रहने की आदतें सिखाई जाएगी, नाखून काटना, दांत साफ करना, बाल संवारना, खाना खाते समय हाथ धोकर के खाना, छोटी छोटी चीजें। चाचा नेहरू जो बच्चों को ज्यादा पसंद करते थे, इससे बड़ी चाचा नेहरू को कोई बड़ी श्रद्धांजलि नहीं हो सकती है। ये काम मेरी सरकार करने वाली है। राजनीतिक छुआछूत नहीं होती है भाइयों। देश को आगे ले जाना है, हमारा मंत्र है सबका साथ सबका विकास। और अब तो अमेरिका भी बोलने लगा है सबका साथ सबका विकास, उनको भी आ गया है। और इसलिए भाइयों बहनों, नौजवानों को रोजगार मिले, माताओं बहनों को सुरक्षा मिले, सम्मान मिले, गांव के किसानों की आत्महत्या बंद हो। आप कल्पना करिए, हर साल 3,700 किसान महाराष्ट्र में आत्महत्या करते हैं। ज्यादा से ज्यादा किसान विदर्भ में आत्महत्या करते हैं। भाइयों बहनों, और 15 साल हो गए, इस सरकार की आंख में से आंसू का एक बिंद नहीं गिरा है। ऐसी संवेदनाहीन सरकार किसानों को बचा नहीं सकती भाइयों। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए कृषि, किसान, गांव, गरीब, ये राष्ट्र की अमानत है, अमानत। उसको अगर जीवन को आगे ले जाएंगे तो राष्ट्र आगे चल पड़ेगा। और इसलिए हम काम करना चाहते हैं। भाइयों बहनों, मुझे आपके आशीर्वाद चाहिए, मुझे आपका साथ सहकार चाहिए। महाराष्ट्र को आगे बढ़ाना है। मोदी आगे बढ़े या न बढ़े, महाराष्ट्र आगे बढ़ना चाहिए दोस्तों। और इसलिए मैं आज अनुरोध करने आया हूं। 15 तारीख को मतदान है। 15 तारीख को 15 साल के पाप का मृत्यु घंट बजाने का उत्सव है। 15 तारीख को 15 साल के भ्रष्टाचार का मृत्यु घंट का पर्व है। 15 तारीख को 15 साल की बेईमानी को खत्म करने का पर्व है। 15 तारीख को कमल के निशान पर बटन दबा करके 15 साल की मजबूरियों से मुक्ति का उत्सव मनाने के लिए मैं आपको निमंत्रित करता हूं। मैं यहां सभी उम्मीदवारों से प्रार्थना करता हूं, मेरे बगल में आ जाएं। जो इस चुनाव में उम्मीदवार है वो आ जाए, सारे उम्मीदवार अकेले आ जाएं। इस चुनाव के उम्मीदवार, विधानसभा के उम्मीदवार मेरे साथ आ जाएं। नागपुर के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, मेरी एक बात मानोगे? मेरी एक बात मानोगे? सबकी आवाज चाहिए। मेरी एक बात मानोगे? सभा के बाद यहां से जाते समय प्लास्टिक की बोतल पड़ी हो, कागज पड़े हो, कूड़ा कचरा पड़ा हो, यहां जो डस्टबिन रखे हैं उसमें डाल करके जाइए। ये सफाई हमें करनी है। ये भारत माता हमारी है, उसे गंदा करने का हमें अधिकार नहीं है। साफ करोगे? साफ करके जाओगे? पक्का मानोगे मेरी बात को? मैं आपको शत शत वंदन करता हूं। दोनों मुट्ठी बंद करके हाथ ऊपर करके मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। बोलो, मुट्ठी बंद करके पूरी ताकत से आवाज निकले, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। सुधाकर का नाम रहेगा तो इसलिए सुधाकर अपना
दक्षिण नागपूर का उम्मीदवार सुधाकर कोळे. सुधाकर कोळे का नाम मैं गलती से छूट गया था. सुधाकर कोळे और चंद्रशेखर जी का नाम रह गया था. आभार प्रदर्शन के लिए प्राध्यापक अनिल जी सोले ये आए और आभार प्रदर्शन करें. आदरणीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी यहां आए, नागपुर की जनता को संबोधित किया. मैं नागपुर शहर भारतीय जनता पार्टी की ओर से उनका आभार व्यक्त करता हूं. माननीय रामदास जी आठवले, माननीय रूडी जी, माननीय सुलेखाताई कुंभारे जी, माननीय बनवारीलाल जी पुरोहित, माननीय दत्ता भाऊ मेघे, माननीय भूपेश जी, सभी हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र जी, आदरणीय नितिन जी, सभी का मैं धन्यवाद अदा करता हूं. यहाँ आए हुए आप तमाम जनता का मैं अभिवादन करता हूं और भारतीय जनता पार्टी नागपुर शहर और जिला की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं. आने वाले 15 अक्टूबर को हम सब मिलकर आदरणीय मोदी जी को साथ देने के लिए और उनके हाथ मजबूत करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सभी नुमाइंदों को भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे. इतना अनुरोध करता हूं. आज आदरणीय जयप्रकाश जी गुप्ता, इनके साथ आदरणीय जयप्रकाश जी पारेख, प्रकाश वाधवानी जी, श्रीमती प्रमिला हरडे जी, एडवोकेट शैलेश द्विवेदी जी, एडवोकेट राजेश शाह जी और इनके साथ सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने और नेताओं ने, करीब 53 लोगों ने, 54 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश किया है. मैं सभी का यहां भारतीय जनता पार्टी की ओर से आभार व्यक्त करता हूं. बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय मोदी जी ने जो हमें सूचना दी है उस प्रकार से यहां जो डस्टबिन रखे हैं उस डस्टबिन में ही अपना जो कुछ पाउच होंगे पानी के, कुछ खाने के पैकेट होंगे, कुछ पानी की बोतलें होंगी, तो यहां डस्टबिन में डालिए और मोदी